हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में बात करी थी और जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं बीटा, और जो हमारा एक और पैरामीटर होता है सिग्मा स्क्वायर, उसको हम किस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके बारे में हमने आपको जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो उसका एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स होते हैं, उसको बहुत ही ब्रीफली देने की कोशिश करी थी। अब जो आपको मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के एस्टिमेटर्स निकाले थे, b इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज y, या सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेटर निकाला था, उन सभी चीज़ों को हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से कंप्यूट करते हैं और आर सॉफ्टवेयर में हम उनका किस प्रकार से कमांड देते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जिस उदाहरण को हमने पहले लिया था, उसी उदाहरण को आज हम यहाँ पे उसकी डेटा एंट्री करके हम अपने इस मॉडल को फिट करने की कोशिश करते हैं। और उससे संबंधित हमारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उनको यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर में उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पे अपने उसी उदाहरण को यहाँ पर ले रहे हैं जहाँ पे आपने देखा था कि 20 स्टूडेंट के हमने 250 में से 250 में से कितने नंबर आए हैं उसका हमने डेटा इकट्ठा किया है। और साथ में हमने ये माना कि जो हमारे ये मार्क्स होते हैं, ये हमारे 3 वेरिएबल x1, x2, x3 के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और ये डेटा हमारा इस प्रकार का है कि कोई अगर हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 है, उसके हमारे 250 में से 180 मार्क्स आए हैं। और ये हमने माना कि ये 180 मार्क्स हमारे 3 वेरिएबल पर मुख्यतः डिपेंड कर रहे हैं। पहला वेरिएबल हमारा है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी इन अ वीक, अर्थात एक हफ्ते में बच्चे ने या उस स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई करी है। और x2 हमारा वेरिएबल है कि उस स्टूडेंट ने एक महीने में कितने असाइनमेंट जमा किए हैं। और x3 हमारा वेरिएबल है कि उसने एक हफ्ते में कितने घंटे खेला है। और इसी का जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए हैं कि पहला स्टूडेंट के 250 में से 180 नंबर आए, उस स्टूडेंट ने एक हफ्ते में 34 घंटे पढ़ाई करी थी, उसने एक महीने में उसने 3 असाइनमेंट जमा किए थे और उसने एक हफ्ते में 15 घंटे खेला था। इसी तरह का डेटा आपको हमने दिखाया था कि हम इसके ऊपर अपनी मॉडल निकालना चाहते हैं। और मॉडल हमारा यहाँ पे किस प्रकार का होगा कि y इज इक्वल टू x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 प्लस x3 बीटा 3। अब यहाँ पर पहला सवाल आता है कि क्या हमको यहाँ पे इंटरसेप्ट लेना चाहिए। हमारा उत्तर है हाँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर एक हफ्ते में कुछ नहीं पढ़ रहा है, उसने कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, उसने कोई क्लास अटेंड नहीं करी है, या उसने कोई खेल नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर वो इम्तिहान में जाता है और उसको पहले से कुछ आता है, तो उसके कुछ तो नंबर आ ही जाएंगे ना, इसकी हमको उम्मीद है। या कोई स्टूडेंट अगर लाइब्रेरी में जा करके पढ़ता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया है, या उसने कुछ ऑनलाइन कुछ कोर्सेज पढ़ लिए हैं, उसके बारे में हमने यहाँ बात ही नहीं करी है, तो हमको उम्मीद है कि अगर हम अपने x1, x2, x3 तीनों की वैल्यू को अगर हम 0 भी कर देंगे, तो भी हमारा कुछ y की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे अपना इस मॉडल को हम इंटरसेप्ट यहाँ पर लेंगे। अब आर सॉफ्टवेयर में इस तरह के मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हमारा कमांड होता है LM। LM का मतलब लीनियर मॉडल्स। और इसमें आप देखोगे इस प्रकार से हम लिखते हैं LM, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद डेटा देते हैं, उसके बाद सबसेट होता है, वेज NA डॉट एक्शन इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। राइट, इसमें से कुछ हमारे जो खास ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के केस में, इसको हम y टिल्डा x करके लिखते हैं। डेटा में हमको जो भी डेटा देना होगा उसकी बात करेंगे। NA डॉट एक्शन में हम अपने मिसिंग वैल्यू को किस प्रकार से हैंडल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको दरअसल आप अपने हेल्प से आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। वहाँ से आपको सारे ये जो ऑप्शन हैं उनके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। हम आपको यहाँ पे संक्षेप में इनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा है, इसके द्वारा हमको अपने उस मॉडल को दिखाना होता है कि हम किस मॉडल को फिट करना चाहते हैं। राइट, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 वेरिएबल हैं और हमारा y हमारा आउटपुट वेरिएबल है, तो उसको ऐसे लिखते हैं y x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करके। ये आपको भी हम करके दिखाएंगे। उसके बाद हमारा जो डेटा का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम अपना डेटा
इनपुट करते हैं और डेटा के हमारे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं। हम उसको वेक्टर के फॉर्म में, डेटा फ्रेम के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, राइट। अब इसमें से जब भी हम कभी अपने इस जो एलएम का जो फार्मूला दिखाते हैं उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं कि रिस्पॉन्स टिल्डा टर्म्स मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, राइट। और तो इसमें अगर अगर हमको अपना अगर इंटरसेप्ट टर्म अगर नहीं लेना अगर है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वाई टिल्डा x माइनस वन या वाई टिल्डा जीरो प्लस एक्स। अगर सिर्फ यहाँ पे अगर वाई टिल्डा x करेंगे तो इस मॉडल में हमारा इंटरसेप्ट टर्म आएगा। उसके बाद में जो हमको आउटपुट मिलेगा वहाँ पे हमको इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी, जो हमको हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट के जो एस्टिमेटर है उनकी वैल्यूज अर्थात b की वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद में जो हमको रेजिडुअल्स की वैल्यू पता चलेंगी, जो हमको रेजिडुअल वेक्टर की वैल्यूज बताएंगी, जो हमारा क्या था ऑब्जर्व और फिटेड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। उसके साथ में फिटेड डॉट वैल्यूज को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे जो मॉडल की फिटेड वैल्यूज़ हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। और उसके बाद में हम देखेंगे एनोवा है, उसके द्वारा हमको एनालिसिस और वेरिएंस के भी रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए हम अपने इस मॉडल की एनालिसिस करते हैं जो हमने इस डेटा सेट में यहाँ पर लिया हुआ है। तो हमने देखिए सबसे पहले क्या किया कि अपने x1, x2, x3 को हमने एक डेटा वेक्टर के अंदर हमने इनको स्टोर कर लिया है यहाँ पे, राइट। और हमारा मॉडल क्या होगा, y i इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 xi1 प्लस बीटा 2 xi2 प्लस बीटा 3 xi3 प्लस एप्सिलॉन i, और i गोज फ्रॉम हियर 1 to 20, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे डेटा ले लिया और उसके बाद में सबसे पहला कार्य हमारा तो ये होता है कि हमको जरा ये चेक करना है कि क्या इनके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। आप बेसिकली क्या चाहते हो कि y आपका जो भी है ये आपका x1, x2 और x3 का जॉइंट फंक्शन है। तो आप ये चाहते हो कि पता करना कि जो भी आपका x1, x2, x3 का जो जॉइंट वेरिएशन है और जो जॉइंट इफेक्ट है वो y के साथ में उसकी एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक आसान सा तरीका होता है कि हम इसका मल्टीपल स्कैटर प्लॉट तैयार कर लेते हैं। मल्टीपल स्कैटर प्लॉट के बारे में आपको याद है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमको उसको अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमारा कमांड होता है पेयर्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेयर्स टिल्डा y प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 और मेन के द्वारा मैंने इसका चार्ट का टाइटल दे दिया मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट। तो देखिए इस प्रकार का आपको यहाँ पर आउटकम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है y, x1, x2 और x3, और यहाँ पे क्या है आपका y, x1, x2, x3। तो अब आप देखो कि ये जो प्लॉट आपका कहाँ का है, ये आपका y और x1 के बीच का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको एक यहाँ पे लीनियर ट्रेंड आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट। अब ऐसी हम जब आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको y और x2 के बीच का मिल जाएगा, और जब आप और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको y और x3 के बीच का रिलेशनशिप मिल जाएगी। आप देख सकते हो y और x3 के बीच के रिलेशनशिप में आपको कुछ एक अप्रॉक्सीमेट लीनियर ट्रेंड मिल रहा है। y और x2 के बीच में कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, दैट आई एग्री। और बाकी तो इन तीनों को आप देख करके आपको ये फैसला करना होता है कि क्या x1, x2, x3 का जो y के साथ में जॉइंट रिलेशनशिप है क्या वो लीनियर है। यहाँ पर हम उसको लीनियर मान लेते हैं, राइट। उसी तरीके से आप अगर नीचे वाले जो भी आपके बॉक्सेस बने हैं वहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना है, यहाँ पर आपके पास x1 और x2 के बीच का है, और इसमें आपको x1 और x3 के बीच का है, और इसमें आपको x2 और x3 के बीच का स्कैटर प्लॉट दिया हुआ है। तो ये वाले जो हमारे स्कैटर प्लॉट हैं ये हमको ये फैसला करने में सहायता करते हैं कि हमने ये एज्यूम किया है कि हमारे सारे x1, x2, x के लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से इसके बारे में आपको पता चल जाता है। और जब ये हमारे इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी होती है। तो प्रैक्टिस में आप अगर देखोगे कि शायद ही कभी ऐसा हो कि हमारे पास 100% इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ में आपको ये समझ में आ जाता है कि हम कितनी जो इनकी रिलेशनशिप है कितना उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी किसी रिग्रेशन की बुक से मल्टी कोलिनियरिटी का चैप्टर पढ़ लीजिए।
राइट, एनीवे हम आगे बढ़ते हैं अपने इस स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में और देखते हैं कि इस डेटा पर हमको मॉडल कैसे मिलेगा। तो मैंने देखिए अपने इस मॉडल के लिए हमने यहाँ पे कमांड लिख दिया lm और पेरेंथेसिस में लिख दिया y tilde x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअली में फार्मूला है। फार्मूला इन द सेंस कि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके से हम यहाँ पर हम अपने इस मॉडल को कि y हमारा डिपेंडेंट है, जो हमारा x1 x2 और x3 पर डिपेंड करता है, उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ये हमारी R की भाषा होती है, आप उसको मोटी मोटी भाषा में ऐसे समझ सकते हो। अब इसका देखिए जो हमारा आउटकम आएगा वो इस प्रकार का आएगा, इसको आपको समझना है और वही शायद हमारा सबसे बड़ा काम है। यहाँ पे आ गया कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट में आपका आ गया इंटरसेप्ट x1 x2 x3, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। इंटरसेप्ट टर्म के नीचे ये जो वैल्यू आई है 8.769, ये आपकी बीटा जीरो की एस्टिमेटेड वैल्यू है, या ये आपकी भाषा में B0 की वैल्यू है, राइट। कैसे आपने देखा था कि बीटा जो आपका जो बी का एस्टिमेटर है बीटा का, वो बी एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई आएगा। तो ये आपका एक 3/1 का वेक्टर होगा। तो इसमें से आपको यहाँ पर B1 B2 B3 की वैल्यू मिलेगी, लेकिन साथ में आपने यहाँ पर चूँकि इंटरसेप्ट टर्म भी लिया हुआ है तो अब ये 4×1 का वेक्टर बन जाएगा और यहाँ पे आपको साथ में B0 B1 B2 B3 की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो वैल्यू है ये इसी प्रकार से यहाँ पर लिख करके आई है। अब x1 के नीचे आप अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है 1.997, राइट। तो जो x1 के नीचे 1.997 जो मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमारी B1 की वैल्यू है। और x2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 3.918, ये हमारी B2 की वैल्यू। और x3 के नीचे क्या लिखा हुआ है 6.106, ये हमारी B3 की वैल्यू है, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं B0 B1 B2 B3 की, ये कहाँ से आई हैं, ये आपकी यहाँ से आई हैं, एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई को जब हमने कंप्यूट किया है। और इसके द्वारा आपको देखिए जो मॉडल मिल जाएगा, जो आपका फिटेड मॉडल क्या होगा y इक्वल टू एक्स बी। तो ये आपका बन जाएगा ऐसे yi इज इक्वल टू, तो देखिए ये जो आपका मॉडल इस प्रकार से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 8.769, ये आपका यहाँ से आया और इसके बाद में प्लस 1.99 x1 ये यहाँ से आया, उसके बाद में प्लस 3.918 x2 ये आपका यहाँ से आया और प्लस 6.106 x3 ये आपका यहाँ से आया, राइट। तो ये जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं, आप अगर देखोगे कि तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो इनका जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 के साथ में जो भी हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू है 1.997, अर्थात कि हमारा x1 क्या था, हमारा x1 था कि हर हफ्ते स्टूडेंट हमारी कितने घंटे पढ़ाई करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट हर हफ्ते अगर 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके नंबर 1.997 ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से x2 हमारा क्या था कि 1 महीने में उस स्टूडेंट ने कितने असाइनमेंट जमा किए हैं। तो इसका मतलब ये है, ये 3.918 है, इसका मतलब है कि अगर हमारा स्टूडेंट हर महीने एक असाइनमेंट अगर ज़्यादा सबमिट करेगा तो उसके नंबर में 3.918 की वृद्धि हो जाएगी। और उसी तरीके से हमारा थर्ड हमारा है 6.106, जो हमारा था कि हर हफ्ते स्टूडेंट हमारे कितने घंटे खेलता है। तो यहाँ से हमारा इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि कोई स्टूडेंट अगर हर हफ्ते अगर 1 घंटे ज़्यादा खेलना शुरू कर देगा तो उसके नंबर 6.106 बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको इसका इंटरप्रिटेशन भी सही तरीके से लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिर्फ अगर खेलने में लग जाएगा और तो उसके नंबर बहुत बढ़ जाएंगे। उसकी एक लिमिट होती है और उसके लिए आपको अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, राइट। अब इसी में अगर हमको मान लीजिए खाली हमको इसका अगर कोफिशिएंट निकालना है तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट COEFFICIENTS और पेरेंथेसिस में हम लिख देंगे अपना जो फॉर्मूला LM y tilde x1 प्लस x2 प्लस x3 और उसके द्वारा आपको देखिए यही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये इसलिए बताना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो आपने देखा कि ये आपके b की वैल्यू थी और b की वैल्यू को जब आप x और y की गिवन वैल्यूज़ के लिए कंप्यूट करोगे तो आपको देखिए यही सारी वैल्यूज़ तो यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। इसलिए इंटरप्रिटेशन में ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई वैल्यू कहाँ से आ रही है, ओके। और देखिए यही इसका स्क्रीनशॉट भी है जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, राइट। उसके बाद में अगर आपको अपनी फिटेड वैल्यूज़ निकालनी है, अर्थात कि आपको देखिए यहाँ पे ये जो x की वैल्यू आपने यहाँ पे दी हुई है
ये आपकी x की वैल्यू है, राइट। कैसे कि आपने कहा कि 34, 3 और 15 आपकी पहले ऑब्जर्वेशन में x1, x2, x3 की वैल्यू है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इस मॉडल में आपको x1 इक्वल टू 34, x2 इक्वल टू 15 और जो आपका यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी आई थी 34, 3, 15, ये वाली वैल्यूज़ आपको यहाँ पर रखनी है। x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू करनी है 15 और उसके द्वारा आपको जो भी y की वैल्यू मिलेगी वो आपकी y हैट की वैल्यू होगी, काहे के लिए, पहले ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसको बोल देंगे y1 हैट, राइट। तो इसी वैल्यू को आपको सॉफ्टवेयर ने यहाँ से दिखा दिया कि जब आपको y1 हैट की वैल्यू कितनी आएगी 180.0045। उसी तरीके से आप अपने x1, x2, x3 के सेकेंड, थर्ड, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑब्जर्वेशन को रखोगे तो आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार से 116, 117 और 139 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पहले ऑब्जर्वेशन में जो आपका मॉडल कह रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पहले ऑब्जर्वेशन में y1 की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और y2 की वैल्यू 116 होनी चाहिए। तो अब अगर आप इसको अगर अपने ओरिजिनल डेटा से वेरीफाई करने की कोशिश करें तो आपकी देखिए पहली और दूसरी वैल्यू कितनी आती है। पहली वैल्यू देखिए आपकी एग्जैक्टली 180 आई है और दूसरी वैल्यू आपकी 116 आई है, राइट। तो इसका मतलब है कि मॉडल आपका अच्छा फिट हुआ है। अब थोड़ा सा फ़र्क है 0.0273 का 0.0045 का, उससे उतना देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है और उसी तरीके से आप अपनी बाकी वैल्यूज़ को भी आप देख सकते हो, राइट। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया और इसी में अगर आपको अपना रेजिडुअल वेक्टर निकालना है तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मेट होता है, इज इक्वल टू y और y टिल्डे के बीच का अंतर, जिसको मैंने निकाला था y माइनस एक्स बी, राइट। तो अर्थात आपने अपनी y की जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं और जो आपने फिटेड वैल्यूज़ हैं जो उसको आप निकालने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ कितनी थी 180 और आपने वैल्यू कितनी कंप्यूट करी है 180, 0.0045। तो देखिए इसके जो बीच का डिफरेंस कितना हो गया -0.0045। तो उसी तरह से हर एक वैल्यू के लिए हर एक ऑब्जर्व वैल्यू के लिए इस रेजिडुअल को दिखा दिया गया है। अब ऑब्वियसली जो रेजिडुअल है आप क्या चाहोगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू छोटी से छोटी होनी चाहिए, राइट। और देखिए ये आपका इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। तो इसको देखिए हम ज़रा सा इसको हम अपने आर सॉफ्टवेयर में हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसको आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमने अपने इस x1, x2, x3 की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर देखिए स्टोर कर लिया और साथ में y की वैल्यू को भी स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ से सबसे पहले ज़रा अपना ये स्कैटर्ड प्लॉट भी आपको बना के दिखा देते हैं कि देखिए ये कैसे बनता है। ये देखिए इस तरह का स्कैटर्ड प्लॉट बन गया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे जैसे आपके वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे आपके स्कैटर्ड प्लॉट के जो बॉक्सेस हैं छोटे होते जाएंगे और शायद फिर आपको थोड़ा सा उसको समझने में कठिनाई भी हो सकती है। अब हम अपना देखिए ये जो है लीनियर मॉडल उसको हम फिट करते हैं। तो देखिए आपको यही तो ऑब्जर्वेशन यहाँ मिल गए, आपको यहाँ पे B0, B1, B2, B3 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई, राइट। उसके बाद हम इसी में से जो इसका कॉफिशिएंट है हम उसको निकालते हैं यहाँ पर और कॉफिशिएंट में हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से निकालते हैं कि मैंने यहाँ पे इसी कमांड को देखा तो आपने देखा कि यही वैल्यूज़ आपको यहाँ पर निकल आई, राइट। और उसके बाद में हम इसकी जो फिटेड वैल्यूज़ हैं हम उनको आपको यहाँ पर निकाल करके दिखाते हैं, राइट। देखिए इस प्रकार से आ गया, ये इसकी फिटेड वैल्यूज़ आ गई और इसी में आप अगर इसका रेजिडुअल भी आप अगर दिखाना चाहेंगे तो भी आप उसको यहाँ से दिखा सकते हैं, राइट। देखिए आपके रेजिडुअल वेक्टर आ गए। अब इसी में आगे बढ़ने के पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने इस कमांड के ऊपर अगर आपने अपना एक समरी कमांड चला दिया तो देखिए क्या आएगा, इतने सारे आपके पास आउटकम और आ गए, राइट। यहाँ पे कुछ और भी आ गया। ये हमको आगे समझना है, लेकिन इसको आगे समझने के लिए भी हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि ये वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। ये एक आपका छोटा सा लेक्चर था जहाँ पर मैंने आपको ये करके दिखाया कि हमने जो इतनी थ्योरी में बड़ी बड़ी बातें करी थी उनको देखिए आपने आर सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर लिया और
यह बहुत आसान काम था, लेकिन समस्या बड़ी थी। समस्या बड़ी ये थी कि अगर आप ऐसे सोचिए कि ये आउटकम अगर आपके सामने पहले आ गया होता, तो आप उसको कैसे समझते? लेकिन अब आप चूँकि पहले से समझ चुके हैं कि बी क्या होता है, बीटा हैट क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर हैट क्या होता है, इत्यादि इत्यादि, रेसिडुअल्स क्या होते हैं, फिटेड वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो आपको इसको समझना देखिए बहुत ही आसान हो गया। और इसी बात की तो मैं आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कभी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट आता है उसको किस प्रकार से समझा जाए। यही बात तो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम। तो आपने देखा कि इम्प्लीमेंट करना इन टूल्स को बहुत आसान है, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा-सा कठिन है। उसके लिए आपको चीज़ों को सीखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कहें कि B0 की वैल्यू आ गई, B1 की वैल्यू आ गई, B2 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू क्या दिखा रही है? इसका हमारा क्या इंटरप्रिटेशन है? उसको हम रियल लाइफ में किस प्रकार से किसी को समझाएँगे कि आपके मॉडल में क्या हो रहा है? खाली मॉडल को निकाल देने से तो कुछ नहीं होता है। वो मॉडल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी तो भाषा को समझना पड़ेगा। तो पिछले लेक्चर में उसी की भाषा को समझने की जो हमारी इस लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की वर्णमाला है, उसी के बारे में तो बात करी थी मैंने। और आप आगे देखोगे कि अभी हमारे पास इसमें बहुत कुछ है, लेकिन उस आउटपुट को जो आपको मैंने अभी अंत में दिखाया, उसको समझने के लिए आपको जो उसके एक-एक कंपोनेंट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ दिखा रहे हैं। और तभी तो आपको समझ में आएगा कि इसका हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इस टॉपिक पे हम यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करेंगे एक छोटा-सा डेटा सेट लेकर के आप ज़रा-सा इस तरह की एनालिसिस को अपने हाथों से करिए। जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको समझिए कि ये क्या वैल्यूज़ दिखा रही हैं। यहाँ तो मैंने ये डेटा सेट मैंने आर्टिफ़िशियल लिया था, तो उसमें बहुत कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन जब हम रियल लाइफ़ में आते हैं, तो हमारे पास और भी चैलेंजेस आते हैं। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएँगे। तब तक के लिए गुड बाय।